हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। ये वीडियो मेरा बेस्ड है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के जो स्टूडेंट हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पुस्तपालन तथा लेखांकन का उद्गम एवं विकास, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। देखिए, जब बात करते हैं हम बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी की, तो इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी पुरानी है। और इसकी जो स्टार्ट हुई थी हिस्ट्री, वो बेबोलियन तथा वैदिक सभ्यता काल में भी वित्तीय लेखांकन था, यानी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी वहाँ से स्टार्ट हुई है। और भारत में अगर हम बात करें तो अपने इंडिया में इसमें इसके बारे में मनु संहिता के अध्याय 7 के 15वें श्लोक में इसके बारे में जिक्र किया गया था। वो श्लोक क्या है? क्रय विक्रय मद्राण भक्तम चा सपरिवयम योग क्षेम्यम सप्रेक्ष्य वर्जो दाप एक तरान। तो ये श्लोक है जो मनु संहिता में कहा गया था। और इस श्लोक का क्या अर्थ होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इस श्लोक में कहा गया है कि राजा को दिए जाने वाले करों से संबंधित है। इसके अनुसार व्यापारी को अपनी बिक्री यानी सेल्स से कॉस्ट, फ्राइट एंड अदर एक्सपेंसेस, यहाँ पे देखिए अपनी सेल में से वो कॉस्ट को माइनस करेगा, फ्राइट को माइनस करेगा और जितने भी अदर एक्सपेंसेस हैं इनको माइनस करेगा। उसके पश्चात आई हुई आय पर उसे कर देना होगा। इसके बाद उसको जो भी इनकम जनरेट होगी उस पर वो टैक्स पे करेगा। अतः आय निकालने के लिए बिक्री, लागत एवं व्ययों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इनकम जनरेट होगी उससे वो सेल्स, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपने यहाँ रखेगा, जिससे स्पष्ट होता है कि अति प्राचीन काल में भी लेखाकर्म की झलक दिखाई पड़ी है। यानी यहाँ पे भी अकाउंटिंग आपको देखने को मिली है। कहाँ पे? जब हमारे देश में मनु संहिता अध्याय 7 और 157वें श्लोक में इसका जिक्र किया है। तो ये प्राचीन भारत की बात हो रही है। अब बात करते हैं जो अकाउंटेंसी है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। फ्रांसिसियन ऑफ ल्यूकस पैसियोली को पुस्तपालन का जन्मदाता कहा जाता है। सन 1494 में इटली के वेनिस नगर में इनकी पुस्तक, इन्होंने एक बुक लिखी थी इटली के वेनिस नगर में, और इनका नाम क्या है? ल्यूकस पैसियोली। ये इनको हम कहते हैं अकाउंटेंसी का फादर। ये अकाउंटेंसी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। ये पर्टिकुलर टॉपिक पे आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द कंप्यूसेट स्क्रिप्चरिस। तो ये बुक इन्होंने प्रकाशित की थी, पब्लिश की थी, जिसे पुस्तपालन यानी बुक कीपिंग की फर्स्ट बुक माना जाता है। वास्तव में यह एक मैथमेटिक्स की बुक थी, जिसके एक भाग में उस समय के पुस्तपालन की एक विधि का वर्णन किया गया था। मतलब इसमें ये जो पर्टिकुलर बुक्स थी ये मैथमेटिक्स थी, लेकिन इसके किसी एक पार्ट में बुक कीपिंग का जिक्र किया गया था। तो इस वजह से इसको हम फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटेंसी यानी डबल एंट्री सिस्टम मानते हैं। इस पुस्तक का जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है वो हग ओल्ड कैसल ने 1543 में किया था। यानी एक हग ओल्ड कैसल इस नाम के राइटर थे। इन्होंने इसका जो ट्रांसलेशन किया है वो इंग्लिश वर्जन में किया है। इस पुस्तक के प्रकाशन से पूर्व डबल एंट्री सिस्टम जो था वो बिखरे हुए रूप में था। मतलब कहीं भी कोई पर्टिकुलर, जैसे अभी है हमारे यहाँ तो एक सिस्टम बना हुआ है डबल एंट्री सिस्टम का, लेकिन पहले नहीं था। कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे या वो प्रचलन में था, यानी वो काम तो करता था लेकिन किसी को पता नहीं था। अब कैसे काम करता था ये समझिएगा। जैसे प्राचीन काल में कुछ लोगों के पास चावल हुआ करता था तो उनके पास गेहूं नहीं होता था, कुछ के पास आटा होता था तो उनके पास सब्जी नहीं होती थी। वो आपस में क्या करते थे? चीज़ों को एक्सचेंज किया करते थे। तो एक्सचेंज करना क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम है, दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था। इसी को जो डिस्क्राइब किया गया था वो पुस्तपालन की जो फर्स्ट बुक थी यानी बुक कीपिंग जो पहली बुक थी उसमें इसके बारे में कहा गया था। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं। देखिए, इटालियन प्रणाली के पूर्व जो इंग्लैंड में एक पुस्तपालन की सबसे प्रचलित प्रणाली थी जिसका नाम था एजेंसी बुक कीपिंग। जहाँ यहाँ पे फिर से समझिएगा, इटली की ये जो प्रणाली आई हुई है यानी इटली की ये जो प्रणाली आई हुई है इसके पहले इंग्लैंड में एक ऑलरेडी बुक कीपिंग की एक
प्रणाली चल रही थी जिसका नाम था एजेंसी बुक कीपिंग। इटालियन प्रणाली का जब इंग्लैंड में प्रवेश हुआ, जब ये वाली इटली वाली जो रूल था, ये जिस समय इंग्लैंड पहुंचा, उस समय वहाँ पे जो चल रहा था एजेंसी बुक कीपिंग, उसके साथ उसका बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ। लेकिन चूंकि ये जो इटालियन सिस्टम था ये अच्छा था, इसलिए ये वहाँ पे सक्सेस हो गया। तो इसको बाद में 17वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप में पुस्तपालन की इटालियन प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए, जो कि हॉलैंड में सन 1605 में प्रकाशित स्टेविन नामक पुस्तक से और इंग्लैंड के मालिनेस की सन 1622, 1636, 1656 एवं 1686 की पुस्तकों में इसको स्पष्ट रूप से दिखाया गया था। जर्नल और लेजर में प्रयोग में आने वाले शब्दों में भी परिवर्तन हुए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझ लीजिए। इटली के डी डेयर या सैलगिब के स्थान पर लेजर के बाएं पक्ष यानी डेबिट और क्रेडिट वर्ड का यूज किया गया है। सन 1795 में एडवर्ड जोन्स ने पुस्तपालन की अंग्रेजी प्रणाली यानी इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पर एक पुस्तक लिखी। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल जब रिवॉल्यूशन हुआ था, इसके परिणाम स्वरूप व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य की तीव्र गति में विकास हुआ। औद्योगिक तथा वाणिज्यिक क्रिया में आमूल परिवर्तन होने से मतलब जब इसका विकास हुआ तो जो हमारा इंडस्ट्रियल था और जो वाणिज्यिक क्रिया थी, इसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया। व्यवसाय के संगठित स्वरूप बदल गए, जोखिमों की जो मात्रा थी वो बढ़ने लगी, जोखिम यानी रिस्क वो इंक्रीज होने लगे, और जो विशिष्टीकरण की प्रवृत्ति थी वो पनपने लगी। इन परिवर्तित परिस्थितियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की दशा में प्रयास के कारण दूसरा चरण प्रारंभ हुआ, जिसे अकाउंटेंसी अथवा अकाउंटिंग कहा जाने लगा। लेखाकर्म के अंतर्गत चालू व्यवसाय को निश्चित अवधियों में बांट दिया गया, ताकि एक निश्चित अवधि के अंत में उसका परिणाम लाभ अथवा हानि के रूप में ज्ञात किया जा सके और उसकी आर्थिक स्थिति ज्ञात की जा सके। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में लेन देन को लिखने संबंधी क्रिया स्पष्ट रूप से दो भागों में डिवाइड हो गई, जिसको बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का नाम दिया गया। यानी जब हम साइंस की बात करें तो साइंस का रूप धारण करने के लिए निमित्त इसके निश्चित एवं सर्वमान्य नियमों एवं सिद्धांतों का चयन होना चाहिए, तो इसको हम साइंस बोलते हैं। लेखाकर्म पुस्तक की तुलना में उच्च स्तरीय माना जाता है। पुस्तपालन लिखने की क्रिया यंत्रवत एवं लिपिकीय प्रकृति की मानी जाती है। इसके विपरीत लेखाकर्म में अधिक दक्षता, कौशल और अनुभव की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकाउंटिंग में, तो अकाउंटिंग में आपको मैक्सिमम नॉलेज चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए और एक्सपीरियंस की भी जो नेसेसरी नीड होती है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेखाकर्म के क्षेत्र में शोध कार्य निरंतर चलता है। जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर होते हैं वो रिसर्च होते रहते हैं कि हमें कौन सी चीज़ हम अडॉप्ट करें जिससे वो चीज़ें और इजी हो जाएं। जैसे हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, आपको पता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ उसमें नया आता रहता है या कुछ चीज़ें बदल दी जाती हैं, तो अमेंडमेंट होते रहते हैं। तो अमेंडमेंट का मतलब वहाँ पे रिसर्च हो रहा है कि कौन सी चीज़ नई की जाए। उत्पादन क्रियाओं पर सीमांत नियंत्रण की आवश्यकताओं ने लागत लेखांकन को जन्म दिया। जब भी हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कोई काम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है, क्योंकि वहाँ पे रूल्स अच्छे ऐसे अप्लाई किए जाते हैं जिससे कॉस्ट को कम करके अपनी जो प्रॉफिट है और इफ़िशियंसी है, प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जा सके। तो इस वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग का जन्म हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात लेखाकर्म की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहा जाता है। लेखा पुस्तकों में बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं आंकड़ों के रूप में उपलब्ध होती हैं, जिनका संग्रह करके विभिन्न प्रकार के विवरण तथा प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, जो प्रबंधकों के लिए उनके संचालन कार्य में आवश्यक निर्णय लेने के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। आर्थिक विनियोग करने वाली जनता के हितों की रक्षा के लिए ऑडिटिंग का भी प्रारंभ किया गया है, क्योंकि लोगों का जो विश्वास है किसी भी सेक्टर के लिए वो तभी होता है जब उसका पर्टिकुलर इंस्पेक्शन होता है। तब लेखाकार यानी अकाउंटेंट और विनियोजक जो इन्वेस्टर होते हैं, शेयर होल्डर और समाज तथा राज्य के प्रति भी उत्तरदायी होता है।
अब लेखा कार्य का कार्य केवल इतिहास कार्य के रूप में लेन देन का तिथिवार लेखा यानी जो हमारा डेट वाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, कर के लाभ हानि ज्ञात करना तथा आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट तैयार करने मात्र से ही समाप्त नहीं हो जाता है। तो अकाउंटिंग में क्या होता है, इन इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। वो कौन सी चीज़ें होती हैं? अब जितने भी प्रबंधक हैं वो मैनेजमेंट यानी अब वह यानी अकाउंटिंग अब प्रबंधक का दायां हाथ होता है। इस हेतु भारत सरकार ने कुशल एवं योग्य लेखाकार उत्पन्न करने के लिए 1949 में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसको अब आईसीएमए के नाम से जाना था, इन दो संस्थाओं का स्थापना किया है, जिनका मेन काम क्या था? चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है? सीए बनाना, जो ऑडिटिंग का काम करते हैं, और आईसीडब्ल्यूए जिसको अब नाम हो गया है सीएमए, इसका मेन काम क्या होता है सीएमए का? कि जब भी कोई प्रोडक्शन का काम हो तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग की जो चीज़ें हैं, कॉस्ट की जो बातें हैं, वो कम से कम लगे, यानी मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन वो कर सके। तो ये दो चीज़ें थी 1949 में। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक ऑटोनॉमस बॉडी है, यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, और आपका यहाँ से भी क्वेश्चन अराइज होता है, यानी सीएमए से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मोटे रूप में इनके विकास का निम्न क्रम है। अब कौन कौन सा क्रम है? सबसे पहले है बुक कीपिंग, फिर अकाउंटिंग, फिर ऑडिटिंग। तो ये इसका एक सिस्टम बना हुआ है। तो तीन ये जो पार्ट हैं वो आपके अकाउंटिंग के पार्ट माने जाते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में ये तीनों चीज़ें भी आती हैं, जिसको मॉडर्न अकाउंटेंसी में दिखाया गया है। जो मैंने लेक्चर अभी दिया है आपको, इसके जस्ट पहले मैंने एक लेक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको डबल एंट्री सिस्टम समझाया है, और ये इसकी हिस्ट्री है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल एंट्री सिस्टम कहाँ से इसका जन्म हुआ, इसके फादर कौन है, तो ये इटली के वेनिस नगर से हुआ था, और इसके जो फादर हैं वो हैं ल्यूकस पेसियोली। इन्होंने ही एक बुक कीपिंग की बुक लिखी थी, और उस बुक का क्या नाम है अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये बुक है द कम्यूसेट स्क्रिप्चरिस, यही बुक थी, और इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में रखिएगा। और इसके अलावा मैंने नीचे का पोर्शन जो रखा हुआ है अकाउंटिंग का रिवोल्यूशन, यहाँ से आप इंग्लिश वर्जन में भी, जो हमारे इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में ही ये अवेलेबल है। और ये जो मैंने इसमें बना रखा है आपको स्टडी मटेरियल, ये हमारे यूट्यूब चैनल और यूट्यूब चैनल पे तो अवेलेबल है ही है, इसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल पे भी आएगा, और जो व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है वहाँ पे भी मैं अभी इसको पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये थी हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग की जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।